जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को वो न्यूमेरिकल्स जो हैं इस वैद्युत क्षेत्र पर आधारित सभी फार्मूले पर होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को करवाया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू किया जाता है और वीडियो को जब कंप्लीटेड देखोगे सारे प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को पढ़ करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। हम क्वेश्चन यहाँ नोट करते जाएंगे और आप लोग जो हैं फिर हम एक एक क्वेश्चन सारे जो हैं वो करते जाएंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। पहले हम वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला समझ लेते हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आया था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर आया था। क्यू क्या होता था, मूल स्क्वायर, मूल आवेश होता था। आर जो होता है वो मूल आवेश से जिस बिंदु पी पर या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस वहां तक की दूरी होती है। जैसे हम ये कहें कि ये मूल आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु P है, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो ये वाली दूरी जो होती है वो आवेश से उस बिंदु P के बीच की दूरी होती है। तो एक तो ये फार्मूला हो गया कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ऐसे निकाली जाएगी इस फार्मूले से। और दूसरा, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ प्लस है और इस यहाँ पे माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ जस्ट ऐसे होगा इधर। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को रखा जाता है, आवेशित कण मान लेते हैं कि हम द्रव्यमान का एक आवेशित कण है, इसके बीचों बीच में रखा गया है जिस पर आवेश क्यों है, तो ये आवेशित कण संतुलन की स्थिति में कब होगा, तो इस पर ये वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा। जो बल की दिशा होगी वो इधर होगी। इस वाले बल की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अगर बल लिखा जाए तो एफ अपान क्यू होगा। यहाँ पे अगर वैद्युत बल निकाला जाए तो इस वाले क्यू की इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, एफ बराबर कैपिटल ई इंटू क्यू। कहने का मतलब है कैपिटल ई इंटू क्यू की दिशा नीचे की तरफ होगी और जो इस कण की जो दिशा, कण का जो भार होगा वो जस्ट इसके ऊपर होगा, तभी बैलेंस की स्थिति आएगी। कण का भार भी होगा, इसका एक भार होगा एम इंटू जी, अर्थात जब ई इंटू क्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू जी के, तो कहा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा हुआ जो आवेशित कण है वह क्या है, संतुलन की स्थिति में है। क्या कहा जाएगा, संतुलन की स्थिति में है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा एक फार्मूला यहाँ से भी है, ई बराबर एफ अपान क्यू। तीसरा फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू लिख सकते हो। ई बराबर एफ अपान क्यू लिख सकते हो। हम एक मिनट फ्रेम को चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र के फार्मूले पर है। हम पढ़ते हैं या नोटेशन नोट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणे 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। पहली बात तो क्या दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्यों बराबर दिया गया है। क्यों बराबर जो दिया गया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम दिया गया है, -4 कूलाम। और इस वाले आवेश पर बल कितना लग रहा है, तो इस वाले आवेश पर बल जो है वो F बराबर कितना है, F बराबर है 2.5, 2.25, 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। पूछ क्या रहे हैं, ई बराबर क्वेश्चन मार्क है, वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, ई बराबर एफ अपान क्यू। ई बराबर हमको निकालना है, ई बराबर होता क्या है, एफ अपान क्यू होता है। एफ का मान रख दो, एफ का मान कितना है 2.25 और बटे में क्यू, क्यू का मान 5 गुणे 10⁻⁴ है। और ये क्या है, ये न्यूटन में, ये कूलाम में है। हमको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे कितने हैं, जितने अंक बाद पॉइंट लगाता है, पॉइंट यहाँ से इधर से गिनो तो 2 अंक बाद लगा था, नीचे 2 जीरो बढ़ा दोगे, कितने जीरो, 2 जीरो। अब ये देखो 2 जीरो क्या है, प्लस के हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.25, 1 मिनट, अब यहाँ दशमलव हट चुका है, दशमलव नहीं लिखा जाएगा। ऊपर जो हो जाएगा वो 225 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 और गुणे। एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 की पावर जो 100 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखेंगे 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2 लिखेंगे। हल करने पे क्या आएगा, 225 बटे में 5 गुणे में 10 की पावर -2, ये इससे कट जाएगा। 5 चक्कू 20 होता है, कितना होता है 5 चक्कू 20, और बचा कितना 2 पचंग 25, 45 आ गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब आ गया 4500, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 4500। और ई का मान है वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। कितना आ रहा है, आंसर भी आता होगा 4500, अर्थात इसमें आंसर जो है वो 4500 ना आकर के 4.5 आ रहा है। इसी को हम 4.5 गुणे 10 की पावर 3 में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। 4500 है न्यूटन पर कूलाम। इसको देखो, 3 लिखने के लिए 2 जीरो पहले से हैं, 1 जीरो और होना चाहिए। 10 से भाग करूंगा, 10 से गुणा करूंगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो नीचे वाला आएगा 10, वो क्या करेगा, उतने अंक बाद पॉइंट लगा, जो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा, आंसर आ गया। इसको नोट को, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक स्थान पर 100 न्यूटन 1000 न्यूटन पर कूलाम, ये क्या दिया है, न्यूटन पर कूलाम से पता चलता है कि ये वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, अर्थात 1000 दिया हुआ है का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, किधर है, पूरब की ओर। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, 10 की पावर 6। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो वस्तु कैसी होगी। तो कहने का मतलब, मैं इससे पहले वाले वीडियो में कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चनों को करवाए थे, उसमें मैंने डिटेल से बताया था। उस वीडियो में जाकर के आप देखिए कि वह वस्तु कैसी होगी। मतलब अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कहने का मतलब वह वस्तु जो होगी ऋणावेशित होगी। कैसी होगी, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है तो वो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा एवं परिमाण ज्ञात कीजिए। हमको एफ निकालना है। क्या निकालना है, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूरब की तरफ है तो वैद्युत बल की भी दिशा जो होगी वो किधर होगी, बल की जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो पश्चिम की तरफ होगी। क्यों होगी पश्चिम की तरफ, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हाँ वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है, वैद्युत क्षेत्र जो है वो पूरब की ओर है, और ऐसी वस्तु रखी गई है वो ऋणावेशित है। क्या है, अगर वस्तु ऋणावेशित है तो उस पर लगने वाला बल जो होगा उसके उल्टा होगा, विपरीत दिशा में होगा, प्रतिकर्षण होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण, इसलिए पश्चिम की दिशा में होगा। किधर होगा, पश्चिम की दिशा में। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। एफ निकालने के लिए ई दिया है, एफ दिया है, हमको एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो क्यू कैसे पता चलेगा, वो देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, क्यू बराबर क्या होता है, आवेश। क्वांटीकरण वाला फार्मूला लगा दो, एन इंटू ई होता है। एन का मान दिया हुआ है 10 की पावर 6, और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ पे आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, -19 में से 6 घटा दोगे तो 10 की पावर -13 बचेगा। और कूलाम है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। टोटल आवेश आ चुका हुआ है। अगर टोटल आवेश मिल गया है तो एफ निकालने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ बराबर होता है ई इंटू क्यू। ई का मान कितना दिया गया है, 1000 न्यूटन। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू आवेश, आवेश को 1.6 इंटू 10⁻⁻13 लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे कूलाम है तो बचेगा कितना, न्यूटन। कितना बचेगा, न्यूटन बचेगा। अब एक चीज को देखो, इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर है। 1.6 ऐसे लिख लो, 10 की पावर 3 प्लस में है, और यहाँ पे माइनस का 13 है, घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा, इतने न्यूटन। 1.6 इंटू 10 की पावर -10, आंसर भी तुम्हारा आ गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन। और आएगा किधर, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की दिशा में। इसको नोट करिए, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इससे अगला क्वेश्चन समझेंगे। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हीलियम के नाभिक के कारण
उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, ये क्या दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी दी हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसमें मीटर कितने होते हैं, 10⁻−10 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होते हैं। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। और एक चीज देखो दी हुई है, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक जो होता है वो 2He4 होता है। कितना होता है, 2He4। कुछ ऐसा होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है और वार 4 होता है। और जो जितने परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात अगर हमको प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम आवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे Q बराबर N इंटू ई होता है। और N जो यहाँ पे होता है वो प्रोटॉनों या फिर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे P जो हो जाए, N जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे स्मॉल n है, हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या, हीलियम नाभिक में, यहाँ पे लिख देता हूँ, हीलियम नाभिक में स्मॉल n जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हम Q निकाल लेंगे। Q बराबर N इंटू ई होता है। ई का मान जो दिए, N का मान 2 है और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻−19 है। बार बार लिखने पे रट जाना चाहिए। 16 दूना 32 होता है, तो आंसर कितना आएगा, वो 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 3.2 गुणे 10⁻−19। और यहाँ पे क्यों है तो कूलाम आएगा। मतलब टोटल आवेश अगर हमको पता चल गया है तो वैद्युत क्षेत्र निकालने में कोई दूरी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ई बराबर 1/4πε0Q/r²। ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ई बराबर 1/4πε0 क्यू का मान क्या है ये, ओके, क्यू का मान कितना है, 3.2 गुणे 10⁻−19 है। और यहाँ पे आर, आर का मान कितना है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। और यहाँ पे होता क्या है, आर का स्क्वायर होता है, क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है। तो -10⁻−10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और इसका मान हमको पहले से फिक्स है। ये जो भाई साहब है ये हमको पहले से पता है, नहीं पता तो याद करो, इसको याद करना ही पड़ेगा। इसका मान 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 9 होता है बाबू, 9 प्लस का होता है। कितना होता है, 9 जो होता है प्लस का होता है। फिर एक चीज यहाँ पे देखो, गुणे में क्या लिखा है, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 लिखा हुआ है, लिख लो। और नीचे 10 की पावर -10 का जब करोगे गुणा, अर्थात घात की घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और घात की घात जब गुणा करेंगे तो -20 आएगा। जब -20 आएगा, इस वाले माइनस को ऊपर ले जाओ, ये किस में हो जाएगा ससुरा, प्लस में हो जाएगा। ये जो होगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9 गुणे 10 की पावर 9 है। अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं, इस 32 की 9 से गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं, 32 की 9 से गुणा करा देते हैं। हमको पहाड़े वहाड़े सब आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, 9 की गुणा 2 से कराओ, 9 दूनी 18 का 8 होता है, एक हासिल हो गया, 9 त्रिक 27 और एक 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे आ गया, एक अंक बाद पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा दो। फिर क्या है, 20 को ऊपर ले जाओ। तो पहले तो देखो 10 की पावर 9 प्लस में थे, 10 की पावर -19 माइनस में थे। ये जब ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। माइनस में काय लिख रहे हो, प्लस में हो जाएंगे। अब क्या करो, घातों को जल्दी से गुणा भाग करके जोड़ घटा लो। ठीक है, माइनस का 19 है, प्लस का 20 है, मतलब यहाँ से को 20 प्लस के हैं, माइनस के 19 है। प्लस 20 में से -19 घटाओगे तो प्लस का एक बचेगा और वो वाला एक इसमें जुड़ जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9, 10 की पावर 10 हो जाएगा। 28.8 गुणे 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर आ गया कि नहीं आया। आंसर बाबू इतना नहीं आ रहा है, आंसर जो है 11 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से भाग कर लेते हैं। ये वाला 10 इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला 10 इसको क्या कर देगा, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे खिसका देगा। मतलब 2.88 गुणे 10 की पावर 11। और ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है। अर्थात कुछ ऐसा आंसर आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। ये वाले फार्मूले बार बार देखते जाओ, क्योंकि अभी मैं इसके बाद मिटा दूंगा। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जब आपको सूत्र फार्मूले पता होंगे, मसाला तैयार होगा तो सब्जी बहुत अच्छी बन जाएगी। जितना ही अच्छे से मसाला तैयार रखोगे उतने अच्छे से तुम्हारी सब्जी तैयार हो जाएगी।
अब आगे क्या करना है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है स्वर्ण नाभिक की त्रिज्या, सोने का एक नाभिक है। अब आजकल सोना जो पाया जाता है वो पगला जाता है, क्या कहते हैं? हम्म एक कहावत है, एक दोहा कुछ कहा जाता है, कनक कनक ते सौगुनी माद कता अधिका, जो खावे बहुराए और जो पावे बहुराए। कहने का मतलब है सोना जो पा जाता है वो भी बहुरा जाता है, और जो सोना जो धतूरा को खा लेता है वो क्या पगला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर्ण नाभिक यहाँ पे दिया गया है, जिसका जेड कितना दिया हुआ है, उसका जेड 79 होता है। नहीं याद है तो केमिस्ट्री में जाके पढ़ो कि त्रिज्या जो है वो 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 15 है। इसमें आर बराबर दे दिया है 6.6, कितना दिया है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो, क्या है, नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो, ये किसमें दिया है बाबू, मीटर में दिया है। समान रूप से वितरित हो, यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमको बाबू क्या निकालना, ई निकालना। ई बराबर क्वेश्चन मार्क होता है, क्या होता है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क होता है। हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगा देंगे, हमको केवल आवेश पता हो जाए तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा और हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर आवेश निकालने के लिए क्यू बराबर हमको पता होता है एन इंटू ई होता है। एन क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे जितने प्रोटॉन होते हैं वही एन होते हैं। एन कितने हैं, 79 है, 79 यहाँ पे रख दो। इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 होता है। ये कितना हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब 16 और 79 की गुणा कर लो, यहाँ पे जितना आ जाए उतना लिख देते हैं। एक काम करिए, ऐसे रखिए, वहां पे देखते हैं कुछ कटे पिटेगा तो काट दिया जाएगा। ये आ गया हमारा कूलाम। आर हमको दिया गया है, ठीक है। अब ई निकालना है, तो ई बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसका मान जो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 प्लस में होता है, और क्यू का मान जो है वो 79 और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है, और बटे में आर का स्क्वायर है। आर मतलब 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 15 का डबल कर दो, स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको हमको सॉल्व करना है। जो सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आ जाएगा, 2.6 गुणे 10 की पावर 21 न्यूटन पर कूलाम। इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत तुम घर पे सॉल्व कर लेना। देखिए 9 है, ठीक है। 16 नवा कितना होता है, 144 होता है। 16 नवा 144, इसकी गुणा कर लो यहाँ पे सीधे। 16 नवा 144, ये हो गया। पॉइंट एक अंक बाद लगा था, लगा लो। 10 की पावर 9 प्लस में है, यहाँ पे 19 प्लस में, माइनस में है, घटाओगे तो माइनस के 10 बचेंगे। इतना चीज समझ में आई। 79 यहाँ पे लिख लो गुणे में, फिर 6.6 का डबल करो, 2 बार लिख लो, 6.6 गुणे 6.6 और गुणे 10 की पावर माइनस 15, डबल करो, 15 दूना 30 प्लस के हो गए। इसको ऊपर ले जाओ, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो अब क्या करना है, इसकी इसकी गुणा कराओगे, उसको भाग करोगे। मैं घात को लिख देता हूँ, बाकी गुणा करा करके इसको भाग करोगे तो आंसर भी बताता हूँ कितना आएगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस 10 यहाँ बचा, ऊपर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, और नीचे कितना है 6.6 गुणे 6.6। ये वाला पॉइंट यहाँ से हट गया, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दोगे, ठीक है। कितना बढ़ा दोगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दोगे। अब देखो एक चीज, ऊपर देखो, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बचा हुआ है 144 गुणे, यहाँ पे -10 है और यहाँ पे प्लस का 30 है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा 20, और ये वाला एक घात यहाँ पे और लिखी हुई है तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 79, गायब हो गया कहीं पे, क्या ये 79 छूट गया है बच्चों, तो यहाँ पे 79 लिख लो। तो यहाँ पे 79 और गुणे 10 की पावर यहाँ कितना बचेगा, 21 बचेगा, और नीचे 66 गुणे 66 बचेगा। अब भाग करोगे तो आंसर कुछ आएगा तुम्हारा। आंसर जो है 2.6 गुणे 10 की पावर 21 आएगा। 2.6 गुणे 10 की पावर 21 न्यूटन पर कूलाम आंसर आ जाएगा। इसको छापो, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ये क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। 23 क्वेश्चन कौन समझते हैं अब।
आज सब धुआं धुआं कर देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश है, ये क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है, क्यों हमको दे दिया गया है, सामान भी दिया हुआ है, कितना है? 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 दिया हुआ है, कितना दिया है? 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम दिया हुआ है। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब 450, 450 कह रहे हैं वोल्ट पर मीटर होगी, ये भी एक मात्रक होता है, हमने जब पढ़ाया था तो बताया था वोल्ट पर मीटर होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 450 वोल्ट पर मीटर होगी, कितनी दूरी पर? हमको क्या निकालना है? आर का मान निकालना है। फार्मूला कौन सा लगा होगा, दिमाग में आ गया होगा कि E बराबर 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर जो है, यही बाबू साहब लगेंगे। तो यहाँ पे E बराबर क्या है? 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर, इसका मान हमको पता होता है, इसका मान रख दो। E का मान दिया गया है 450, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। क्यू का जो मान होता है वहाँ पे दे रखा है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8, आर स्क्वायर हमको निकालना है। अब क्या करना है, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, बाकी सबको नीचे गिरा दो, आंसर आ जाएगा। आर स्क्वायर इधर आ गया, ये वाला जो है इसके नीचे जाएगा, ये चीज पहले से लिखी थी 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8, ये भी पहले से लिखी थी। ये वाली चीज अब इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज यहाँ पहुंच गई तो ये वाली चीज इसके नीचे आ जाएगी। 450 यहाँ आ गया। अब एक काम करते हैं हम, 5 एकन 5 और 5 9 45, 90 हो गया। 9 एकन 9, 9 दहा 90 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब कुछ करना नहीं, बस आंसर हमारे सामने आने वाला है। 10 की पावर 9 बचा ऊपर, और 10 की पावर माइनस का 8 बचा, नीचे कितना बचा है? 10। अब एक काम करते हैं, इस 10 को ऊपर ले जाते हैं, तो 10 की पावर प्लस का 9 और 10 की पावर माइनस का 9, दोनों कट के बचेंगे एक, कितना बचेगा? एक। दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और बचेगा कितना? एक। क्योंकि क्या होती है, आएगा 10 की पावर जीरो, और 10 की पावर जीरो आएगा तो किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान देखिए, एक चीज हल कर देते हैं, नहीं तो कहोगे गुरुजी ऐसे कैसे एक लिख दिया, ऐसे कैसे एक लिख दिया। घात की घात सेम है, और घात यहाँ पे देखो आधार सेम है, घाते क्या, एक प्लस में एक माइनस में है, प्लस में एक माइनस में है, तो घटेगी तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर जीरो, किसी की पावर जीरो तो मान एक होता है। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर किसके आ गया? एक। तो हम कह सकते हैं कि आर बराबर भी क्या होगा? एक होगा। कहने का मतलब 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 450 वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, आंसर 1 मीटर आ चुका है, इसको स्क्रीनशॉट में लीजिए। और इसके बाद हम 24 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किताब वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे छापता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, देखो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया उस विद्युत क्षेत्र का मान बता दो, मतलब कैपिटल ई का मान बताओ। वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, अब एक चीज समझते हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन का भार मान लो mg हो गया। अब इसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। इसके भाग के बराबर मतलब इधर वैद्युत बल जो होगा वो कार्य करता होगा, और वैद्युत बल होता क्या है? कैपिटल इंटू क्यू के बराबर होता है। तो अब हमको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत की तीव्रता भार के बराबर। सब कुछ बात किसके लिए हो रही है बाबू? इलेक्ट्रॉन के लिए हो रही है। तो यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो बराबर है इलेक्ट्रॉन के भार के। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस वाले क्यू को इसके नीचे ले जाओ, mg/q हो जाएगा। और अब क्या करो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31, और गुणे जी का मान जो होता है 9.8 होता है। प्यार से रख दो, आंसर आ जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, काट देना है सबको।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ। ठीक है, तो अब बचा कितना, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 है, और ये वाली चीज 19 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का 19 हो जाएगा। और यहाँ बचा 98, और नीचे कितना बचा है, 16। कितना बचा हुआ है, 16। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 चक्कू 8 आएगा, 2 9 18 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से फिर से काटोगे, कटेगा नहीं। अब हमको वो कटेगा नहीं, जब ये कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, अब घातों को हल कर लेंगे। जब घातों को हल करेंगे तो क्या आएगा, वो चीज देखो। प्लस के 19 है, माइनस के 31 है, भैया 3 कहाँ से आ गए, माइनस का 31 है, क्या है, माइनस का 31। 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 है, और यहाँ पे प्लस का 19 है। घटाओगे तो क्या बचेगा, पहले नंबरों को एक पास कर लेते हैं, ज्यादा भसड़ मची हुई है। 9.1 और गुणे 49 जो है, इनको एक साइड में लिखो, ये 49 है। नीचे बचा हुआ 8, और गुणे में जो घाते हैं उनको लिख लो। 31 में से 9 घटा दोगे, 11, 11 में से 9 गया 2, तो 10 की पावर 2 बचा हुआ है। और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ बचा 12। कितना बचा, माइनस का, काहे, क्योंकि माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है। माइनस का ज्यादा है और प्लस का कम है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का 12 बचा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, काट देना है, काट पीट दो, भाग का मतलब आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, बस सीधे सीधे इसको इससे बर्बाद करना है। पहले तो हम गुणा करा लेते हैं 49 और 91 की। 49 और 91 की गुणा हम यहाँ पे कर लेते हैं। 49 और 91 की जो गुणा है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 9 एक का 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 4 एक का 4 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 44 आएगा, कितना आएगा, 44 59। यहाँ पे आएगा 44 59, और एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, 8 से भाग कर दो, 10 की पावर माइनस 12 है, आंसर मैच करते हैं। फिर आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो आ रहा है वो माइनस का 11 आ रहा है, कहने का मतलब है यहाँ से एक 10 जो है उसको नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आएगा 445.9, और बटे में आ जाएगा 80, क्योंकि इसमें का एक 10 हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ बचेगा 10 की पावर माइनस 11। अब जब भाग करोगे तो 5.51 आएगा, क्योंकि 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है, मतलब 55 40 होता है कि नहीं होता है। तो 5 बार लग जाएगा, मतलब आ रहा है आंसर 5 दशमलव कितना आ रहा है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 11। और वैद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम, छापो इसको बहुत जल्दी। अब हम इसके आगे लगाते हैं 23 नंबर, तो 24 नंबर एक क्वेश्चन था बच्चों, कौन सा था, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 के बाद हम समझते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसको हम मिटा देते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस चीज को देखते हैं। अब हम समझते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। एक बूंद है जो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच, एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई, ठीक है, इसके बीचों बीच में क्या है, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में अगर हम इस वाली प्लेट को प्लस कर दें और इस वाले को माइनस कर दें, जैसे ये बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम बता चुके हैं कि प्लस से माइनस की तरफ होती है। क्या होती, प्लस से माइनस की तरफ होती है। इसके बीचों बीच में एक बूंद रखी हुई है, ये है बाबू बूंद। अब ये बूंद कह रहे हैं संतुलन की अवस्था में है। अब बूंद का द्रव्यमान भी दे रखा है, उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। अरे ये क्या कर रहा है? अब जो बूंद का द्रव्यमान है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ये है बूंद का द्रव्यमान। बूंद का द्रव्यमान क्या दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन में, बूंद का जो द्रव्यमान दिया गया है वो 4.8 गुणे, कितना दिया गया है, 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 10 दिया गया है। कितना दिया गया, माइनस का 10 किलोग्राम है या ग्राम में है, काय में दिया गया, ग्राम में दिया गया है। जब भी कोई चीज ग्राम में दी हो तो उसको एम के एस पद्धति में, अर्थात एम के एस का मतलब होता है
लंबाई को मीटर में मापो और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापो और समय को सेकंड में मापो। एमकेएस पद्धति क्या कहती है? एमकेएस पद्धति कहती है कि लंबाई को मीटर में मापो और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को कहता है समय हमेशा फिक्स रहता है, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, वो सबके लिए बराबर है, सबका प्रिय है, सबका प्यारा है, इसीलिए समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए समय का मात्रक जो होता है हर एक पद्धति में सेम भी होता है। अब हम इसके आगे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा वो इधर होगा, इसका भार मान लो ऊपर है, तो mg संतुलन की अवस्था में क्या होगा? m इंटू जी होगा। आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। इतने द्रव्यमान दिया गया तथा उस पर आवेश जो है वो 2.4, आवेश कितना दिया है? 2.4 और गुणे 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम दिया गया है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन है, वैसे ही लगेगा ये भी। वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है? तीव्रता निकालनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा? ई क्यू बराबर एम जी। क्या लगेगा? ई क्यू बराबर एम जी। इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम 26 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखते हैं कि ई इंटू क्यू बराबर होता है एम इंटू जी के। अब लगाएंगे, ई का मान निकालना है, तो ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? एम जी बटे में क्यू हो जाएगा। एम का मान हमको दिया गया है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। अब ये है ग्राम में, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या होगा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम होंगे, अर्थात 10 की पावर माइनस 3 यहाँ पे होगा और किलोग्राम में बदल जाएगा। 1000 से भाग कर दो तो ये किस में बदल जाएगा? ग्राम, किलोग्राम में बदल जाएगा, क्योंकि 1000 में 1000 सॉरी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व भी थोड़ा कर सकते हो। 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 13 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा, केजी हो गया। और क्यू हमको दिया गया है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। ई बराबर एम, एम का मान आया है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 13। जी का मान 9.8 है, और यहाँ पे क्यू, क्यू का मान कितना है? 48, मतलब 4 पॉइंट, सॉरी क्यू का मान रखना है 24 है, मतलब 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 है। कितना है? 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 है। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 24 दूना 48 होता है, ये इससे बर्बाद, जैसे बर्बाद हुआ यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, ऊपर कौन बचा? 2, और 98, 9.8 बचा, फिर यहाँ पे 13 था शायद, हाँ 13 ही था, गड़बड़ कर दिया हमने। ठीक है, 13, यहाँ पे 13 है, तो 10 की पावर कितना होगा? माइनस का 13। ये क्या है? 10 की पावर माइनस का 13 है, और नीचे क्या है? 10 की पावर माइनस 18। इसको ले जाओ ऊपर, जब इसको ऊपर ले जाओगे, पहले तो हम गुणा कर लेते हैं। 2 अट्ठी 16 का 6, एक हासिल, दोनों 18 एक 19, 196, एक अंक बाद पॉइंट लगा है, लगा दो। फिर क्या करना है? 18 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर माइनस का 13 पहले से लिखा था, जब 10 की पावर माइनस 18 ऊपर गया तो कायम हो गया प्लस में। अब एक दूसरे से घटेंगे और जुड़ेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, आंसर आ जाएगा अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19.6 गुणे 18 में से 13 घटाओगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 10 की पावर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5। लेकिन यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6। तो हमको क्या करना है? 10 से गुणा करनी है, इसके ऊपर एक घात होती है, 10 से भाग करना है। आंसर तुम्हारे सामने है, ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा। तो 1.96 गुणे 10 की पावर 6, और ये है कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो न्यूटन पर कूलाम लिखी जाएगी। नोट कर लो, इसको छापो जल्दी से। अब हमको समझना है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। सबसे पहले उसने दे दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करो, मतलब कैपिटल ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आगे लिखा है जो 0.001 मिलीग्राम का दिया है, मिलीग्राम, ये द्रव्यमान दिया है, 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, अब ये मिलीग्राम में दिया है, तो इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे। 0.001, कहीं भी मिली लिखा हो तो उसको सबसे पहले 10 की पावर माइनस 3 मीटर में बदलोगे।
फिर इसके बाद ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो 10⁻³ फिर से लिखोगे, मतलब क्या करोगे, 1000 से भाग करोगे, ये किसमें चेंज हो गया, किलोग्राम में, किसमें चेंज हो गया, किलोग्राम में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको और एक चीज करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो, 3 जीरो। अब हम करते क्या है, 10⁻⁶ तो ऊपर लिखा है 3 और 3 कितने हो जाएंगे, -6, और ये वाले 3 ऊपर जाएंगे तो -3 ये भी हो जाएंगे, नीचे प्लस के हैं ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 10⁻⁹ किलोग्राम। ये क्या हो गया, एम का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, एम का मान हो गया। तो एम बराबर हमारा जो है वो आ गया 10⁻⁹ kg आ गया। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है, इतने ग्राम की एक तेल की बूंद है, काहे की बूंद है, तेल, ऑयल की बूंद है, ऑयल की एक बूंद है, और जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, मतलब यहाँ पे n दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, मतलब आवेश कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो संतुलित कर सके, क्या लिखा हुआ है, तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि n का मान हमको पता है, तो यहाँ से हम Q बराबर निकाल लेंगे, Q बराबर n इंटू ई होता है। n का मान बाबू 3 है, और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और 16×3=48 होता है। एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, 10⁻⁻19 होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये आ गया, क्यों संतुलन की स्थिति की बात हो रही है, तो E इंटू क्यू बराबर होता क्या है, M इंटू जी होता है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, E, कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। कौन सी चीज ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। किसकी बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की। अगर वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकाल लो, वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा mg बटे में क्यों, m का मान रख दो, m का मान कितना दिया है, ये देखो दिया है 10⁻9, 10⁻⁹ m का मान हो गया, d का मान कितना है 9.8, और नीचे कितना होता है क्यू, क्यू का मान कितना हुआ है, कहाँ चला गया, क्यू का मान ये है 4.8 गुणे 10⁻⁻19। अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। पहले तो घातों को ऊपर ले जाओ, तो 10⁻⁻19 है, प्लस के 19 हो गए, ठीक है, और 10⁻9 माइनस के थे, वो माइनस के ही रहेंगे। 98 यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये इससे हटा, ये इससे हटा, इसको काटो, इससे कट जाएगा, बर्बाद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको 4 दूनी 8 लाना है, 2 8 16 होता है, कटेगा है नहीं, कटेगा तो है नहीं, जब कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा। लेकिन ऊपर बचेगा कितना, 98, नीचे कितना बचेगा, 4.8, मतलब 48 बचेगा, नीचे बचा, ऊपर 98 है और नीचे कितना है, 48। ठीक है, तो यहाँ से घटाओगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 19 है और माइनस का 9 है, घटाओगे तो 10 की पावर 10 बचेगा, और 98 को जो भाग करोगे 48 से, तो कितनी बार लगेगा, तो 2 बार लगना चाहिए, यहाँ पे भाग कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देते हैं, 98 और 48 भाग करोगे 2 बार लग जाएगा, 2 टी 16 का 6, 1 मिनट 98, 198, हाँ 2 टी 16 का 6, कहाँ से 2 चक्कू 8 है 9, 96 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया, लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आता कितना आंसर है, 2 दशमलव कुछ आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 2 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन, मतलब केवल केवल 2 लिया गया, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। तो आंसर जो है वो आया है हमारा, इसको भाग करने पर जो आंसर आया है वो 2 गुणे 10 की पावर 10 आया है, 2 गुणे 10 की पावर 10, ये आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलाम। इसको छापो, इसके आगे हम 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और 27 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम इसके आगे समझेंगे 27 नंबर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, लॉजिकल क्वेश्चंस है, लॉजिक लगाना है, समझना भी है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्ष, हम क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, ये रहा, जिसका भुजा कितनी है, ए इसकी है, ए इसकी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम होती है। फिर क्या लिखा है, चारों शीर्ष ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यों रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया,
और प्रत्येक पर आवेश कितना रखा है, स्मॉल क्यू रखा हुआ है। फिर कह रहे हैं बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। डी पर लगने वाला बल चाहिए। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये वाला जो आवेश है, यहाँ पर भी आवेश कितना रखा है, क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे भी आवेश क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश कितना रखा, क्यों रखा हुआ है, और यहाँ पे भी जो आवेश है वो क्यों रखा हुआ है। इस वाले आवेश पर ये वाला आवेश, ये वाले भाई साहब इस पर बल लगाएंगे, क्या कहेंगे, ये दोनों प्लस में है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और तो बल की जो दिशा होगी, इसको थोड़ा मिटाते हैं, डी को इधर लिखते हैं, क्यू को यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, जो बल की दिशा ए के कारण होगी वो क्या होगी, इसके अनुदिश कुछ ऐसे होगी, एफ ए की दिशा इधर होगी। सी के कारण इस पर लगाई गई बल की दिशा इधर होगी, एफ सी। और डी भी जो है इस पर बल लगाएगा, उसकी दिशा ऐसे होगी। ये क्या होगी, एफ और बी होगी, क्या होगी, एफ बी। मतलब बी जो है डी पर जब बल लगाएगी तो उसकी दिशा ये होगी, और सी के कारण डी पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, ए के कारण डी पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो अब एक चीज समझते हैं, अगर हमको बिंदु डी पर परिणामी बल चाहिए तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हमको ए के कारण डी पर लगने वाले बल की दिशा ये है और सी के कारण डी पर लगने वाले बल की दिशा ये है। तो पहले सबसे हमको इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का परिणामी चाहिए, जो लगभग यहाँ इसके ऊपर से होके जाएगा। मतलब इन दोनों का परिणामी यहाँ होके जाएगा और इसके द्वारा जो लगने वाले बल की दिशा है वो दोनों सेम होगी, तब जो है नेट बल हमारा निकल के आ जाएगा। इसके कारण और इसके कारण जो आएगा उसको जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, एक चीज समझते हैं पहले, हमको ये दूरी भी चाहिए क्योंकि बल निकालने के लिए बीच की दूरी की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ये कोण 90 है और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण 45 होगा और ये वाली दूरी हमको चाहिए। तो हम इसका नामकरण यहाँ पे देख कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर साइन कितना है, 45। ये है, ये वाला अगर कोण 45 लेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब और बटे में ये वाली कर्ण। 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 के सामने की भुजा कर्ण, 90 के सामने की भुजा कर्ण, 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये कोण है, उसके सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। या तो तुम ऐसे निकाल लो या फिर दूसरा तरीका है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। हमको यही आसान लगता है, हम यहाँ से बता देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, बी सी। तो यहाँ पे लिख लो बी सी और बटे में कर्ण क्या है, बी और डी। अब हमको निकालना क्या है, बी डी। 45 का मान कितना होता है, 1/√2। बी सी का मान कितना दिया, ए, और निकालना क्या है, बी इंटू डी। तो बी डी बराबर कितना हो गया, बी डी नहीं बी डी, ए अपान 1/√2, 1/√2 ऊपर चला जाएगा तो a√2 आ जाएगा। अर्थात जो बी डी का मान है वो कितना होगा, a√2 होगा। क्या होगा, a√2 होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमको ये वाली दूरी भी पता चल गई है, a√2 है। अब हम लिखेंगे कि आवेश बिंदु ए के कारण डी पर लगने वाला बल। यहाँ पे लिख देते हैं, ए के कारण, इस चीज से समझ जाना, ए के कारण डी पर, ए के कारण डी पर लगने वाला बल एफ ए लिख लेते हैं। एफ ए मतलब ए के कारण डी पर लग रहा है। ठीक है, एफ ए बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 भी क्यू है, Q2 भी क्यू है। तो Q1 और Q2 क्यू और क्यू हो गए, बीच में दूरी आर स्क्वायर, आर की जगह पे ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर और बटे में ए का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम लिखेंगे सी के कारण, किसके कारण, सी के कारण डी पर लगने वाला बल। सी के कारण डी पर, इससे समझ जाना कि सी के कारण डी पर लगने वाला बल है। तो सी के कारण डी पर लगने वाला बल है तो यहाँ पे लिखेंगे एफ सी। फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू वन क्या है, ये मान लो Q1 है तो ये Q2 है। Q1 की जगह पे क्यू रखोगे और Q2 की जगह पे भी क्यू रखोगे तो आएगा क्यू इंटू क्यू। और फिर दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंटू क्यू को बोला जाता है क्यू स्क्वायर, नीचे आएगा ए स्क्वायर। इसको समीकरण 2, क्या हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। अब
यदि दो वेक्टर, इतना अगर समझ में आ गया, अब मैं इस चीज को मिटा दूंगा। इनके जाने का समय हो गया है, इनकी आयु पूरी हो चुकी है। जब इनकी आयु पूरी है तो इनको मिटा दिया जाता है। अब हम इधर कुछ समझेंगे दूसरा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब जो है हम अगर यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। यदि दो वेक्टर क्या है एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसे यदि दो वेक्टर क्या है एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनका परिणामी जो होता था, कक्षा 12 में पढ़ाया गया होगा, उनका परिणामी जो होता था उन दोनों वेक्टरों के, जहाँ पे वेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं, उसके शीर्ष से होके जाता है ऐसे, ये। और उसका एक फार्मूला भी आर बराबर निकल के आया था, आर बराबर अंडर रूट, अगर ये वाला ए है ये वाला बी है तो ये होगा आर। और उसका फार्मूला आया था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जो यहाँ पे थीटा होता था वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता था। तो यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 90 रख दोगे। वही चीज यहाँ पे देखो, एक वेक्टर ये हो गया एफ सी और दूसरा वेक्टर हो गया एफ ए, बीच का कोण कितना है, ये हो गया तुम्हारा 90। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ सी और एफ ए का नेट परिणामी बल। ठीक है, वेक्टर एफ ए और एफ सी यहाँ पे लिख देते हैं हम। इसके आगे हम यहाँ समझते हैं, इसके आगे कहाँ समझेंगे, यहाँ पे। यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर एफ ए तथा वेक्टर एफ सी का परिणामी बल, परिणामी बल। इसका परिणामी बल हम मान लेते हैं एफ डैश है, क्या है एफ डैश। वो होगा क्या, अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी कॉस थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि वहां पे देख सकते हो आपके सामने, यहाँ पे एक वेक्टर इधर गया दूसरा वेक्टर इधर गया, एक दूसरे के लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक चीज देखो, जो एफ ए आया है वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहाँ पे जो एफ सी आया है वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, मतलब परिमाण दोनों का बराबर है। क्या है, परिमाण दोनों का बराबर है। तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि जो एफ ए है उसका जो परिमाण है वो बराबर है एफ सी के, किसके बराबर है, एफ सी के परिमाण के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एफ ए की जगह पे एफ सी लिख सकते हो और एफ सी की जगह पे एफ ए लिख सकते हो, मतलब एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे को आपस में बदल सकते हो। मतलब एफ ए की जगह पे एफ ए, एफ ए की जगह पे एफ ए, और एफ सी की जगह पे कैसे कर सकते हो, एफ ए की जगह पे इसको रख दो और एफ सी की जगह पे एफ ए को रख दो। ऐसा हम कर सकते हैं कब, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम एफ ए की जगह पे एफ ए रखते हैं और एफ सी की जगह पे एफ ए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया ये, फिर आगे क्या लिखा है 2, और एफ ए की जगह पे वही एफ सी की जगह पे एफ ए, और यहाँ पे कॉस थीटा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे ये तो हो गया 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 2f का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये हो गया 0। यहाँ पे आ गया एफ डैश। अब एक चीज देखो, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 जुड़ेगा कुछ नहीं होगा, √2 ऐसे आ जाएगा। और जब ये क्या एफ ए का स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के आएगा, एफ ए बन जाएगा, क्या हो जाएगा एफ ए। ये आ गया हमारा परिणामी बल। कौन सा बल आ गया, एफ ए। और यहाँ पे हम एफ ए का मान भी रख देते हैं, तो मान रखोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और फिर ये बाबू 2 का स्क्वायर है, मतलब क्यू स्क्वायर है, कितना है क्यू का स्क्वायर, और बटे में क्या है ए का स्क्वायर इंटू √2। ये आ गया हमारा समीकरण 3। इसको छापो। इसके बाद अभी थोड़ा सा और काम करना है। अब जो एफ ए डैश की दिशा है वो ये वाली, एफ ए डैश की दिशा कौन सी, ये हम यहाँ पे थोड़ा सही करके लिख देते हैं। यही जो है वो एफ ए डैश की दिशा ही है, और यही वाली जो है वो एफ बी की दिशा है। किसकी दिशा है, एफ बी की दिशा। तो अब लिखेंगे बिंदु डी पर जो परिणामी बल होगा, ये दोनों एक, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी बल इन दोनों के जुड़ने के कारण आएगा। मतलब एफ डैश और एफ बी जब आपस में जुड़ेंगे तो परिणामी बल निकल के आ जाएगा। इस चार्ट को छापो, इसको इधर वाला छापो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम इसके आगे समझते हैं।
अब हम यहाँ लिख लेते हैं बिंदु बिंदु डी पर परिणामी परिणामी बल। बिंदु डी पर जो होगा वो परिणामी बल क्या होगा वो समझते हैं। तो अब हम दोस्तों समझते हैं कि बिंदु जो डी है उस पर परिणामी बल क्या होगा। बिंदु बिंदु डी पर जो परिणामी बल होगा वो कैपिटल एफ जो होगा वो एफ बी और प्लस एफ डैश के योग के बराबर होगा। एफ बी और एफ डैश के योग के बराबर। एफ बी बल कहाँ से मिला है? एफ बी बल इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पर लगने वाला बल है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे कि एफ बी जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्या है ये और क्यू टू क्या है क्यू। तो क्यू वन इंटू क्यू टू हो जाएगा बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है ए इंटू रूट टू। तो ए लिखो और रूट टू लिखो उसका स्क्वायर कर दो। ए इंटू रूट टू इनके बीच की दूरी हो गई। फिर प्लस लिखो एफ डैश अभी आया था एफ डैश बराबर कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर कितना आया था क्यू स्क्वायर बटे में आया था ए स्क्वायर और फिर रूट टू आया था। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो और बाकी हल कर दो वही आंसर। अब एक चीज देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ बैठे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी बैठे हैं क्यू स्क्वायर यहाँ भी क्यू स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी। ए स्क्वायर है भैया यहाँ पे दिखता नहीं है हम दिखाते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन और क्यू टू दो बार मिलेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। इसका होल ऑफ स्क्वायर जब खोलोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा दो कितना हो जाएगा दो। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू रूट टू कितना हो जाएगा। ठीक है अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और क्यू स्क्वायर कॉमन नीचे क्या है ए स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में क्या बचा 1/2 फिर प्लस यहाँ पे कितना बचा रूट टू। ठीक है आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ यही आंसर आ रहा है तो अब इसको छापो जल्दी से। ये हो गया हमारा नेट परिणामी बल बिंदु पी पर नेट परिणामी बल कितना हो गया एफ बराबर आया हुआ है। नेट परिणामी बल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस रूट टू। अब बल है तो किस में होगा न्यूटन में होगा। हम्म 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम समझेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अब हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 28। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष पर ए पर प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश रखा है। फिर आगे लिखा हुआ है कैपिटल बी तथा कैपिटल सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो। ऐसा कुछ पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज की बात हुई है तो यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज है। ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया। ठीक है और ए पर जो है वो 0.100 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। 1.00 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है का एक बिंदु आवेश रखा है। बी तथा सी के मध्य बिंदु बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मध्य बिंदु पर हमको निकालना है। कहाँ पे निकालना है मध्य बिंदु पर मतलब यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बिंदु हम मान लेते हैं क्या है बी है। इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ठीक है बी और सी के मध्य बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। यदि त्रिभुज की भुजा कितनी हो 10 सेंटीमीटर दी गई हो मतलब समबाहु त्रिभुज है तो ये 10 सेंटीमीटर जितना इधर होगा उतना ही 10 सेंटीमीटर इधर होगा। ठीक है
तो इस वाले आवेश के कारण यहाँ से हमको क्या चाहिए, ये वाली दूरी हमको चाहिए, इस वाले बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब एक चीज ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 10 सेंटीमीटर दूरी है, ये भी 10 है, तो ये 5 सेंटीमीटर बचेगी और ये भी 5 सेंटीमीटर बचेगी, मध्य बिंदु है। हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पता चल जाए तो इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसानी से निकल आएगी। अब हम क्या करते हैं, बस ये वाली दूरी चाहिए। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 का होगा, तो ये कोण भी कितना है, 60 है, और ये कोण 60 है, ये 30 होगा, वो भी 30 होगा, ये कोण 60 हो गया, ये कोण 60 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री कोण है, 90 की सामने की भुजा कर्ण और कोण के सामने की भुजा लंब होती है, हमको कौन सी चाहिए, लंब। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए, जो चीज पहले दी हुई उसको लिख भी लेते हैं हम, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज दिया है क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज कैसा है, ए बी सी है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज एबीसी है, उसकी भुजा कितनी दी हुई है, भुजा जो है वो हमारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। और शीर्ष ए पर जो आवेश है वो आवेश कितना है, वो आवेश हमारा दिया हुआ है 0.100 माइक्रो कूलाम, इतना दिया हुआ है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको एक बार यहाँ पे लगाना है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ये वाला ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, ये वाला कोण साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब, लंब कौन है, ए डी, लंब कितना है, ए इंटू डी, और कर्ण कितना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का पढ़ो, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ए डी ये हो गया और ये हो गया ए बी। एडी का मान है चाहिए हमको, ए बी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और एडी का मान हमको निकालना है, ठीक है। और ए बी का मान हमको दिया हुआ है, ए बी का मान कितना, 10 सेंटीमीटर है। अब ए डी यहाँ ले जाओ, ए डी बराबर हमको चाहिए, इसकी गुणा इधर करा दो, तो √3/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 2×5 = 10, तो ये आ गया हमारा 5, और यहाँ पे आएगा 5√3 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 मीटर, ये आ गया हमारा एडी, एडी आ गया हमारा 5√3 गुणे 10⁻², 5√3 गुणे 10⁻²मीटर हमारी दूरी आ गई, ठीक है। अब इधर वाला मिटा देंगे, फिर इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके मध्य बिंदु पर निकालनी थी, इस वाले शीर्ष के कारण, मतलब बिंदु ए से बिंदु डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखते हैं शीर्ष ए के कारण, ए के कारण बिंदु डी पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9, और गुणे गुणे में क्या आएगा, आवेश, आवेश कहाँ है, ये रहा 1.0, कितना दिया है, 0.100 माइक्रो कूलाम है, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। नीचे r² है, r का मान कितना है, इतना 5√3 गुणे 10⁻², 5√3 और गुणे 10⁻², है, फिर इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ समझ लेते हैं हम, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक काम करते हैं, पहले इसका वर्क कर लेते हैं, 9 गुणे 10⁻9 है, 9 लिख लो, फिर क्या है 0.100 गुणे 10⁻⁻6, और बटे में क्या है, 5 का वर्क करोगे तो 25 आएगा, √3 का वर्क करोगे तो 3 हो जाएगा, और 10⁻2 का वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमको इसको हल कर लेना है बस। देखो 25 चक्कू 100 तो कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट 3 अंक बाद लगा है, पॉइंट 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या,
अब ये वाला तो कट जाएगा, ऊपर बचा कितना 9, ये देखो 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, ऊपर बचा 3। अब 1 मिनट ज़्यादा भसड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे लिख देते हैं 100 और गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और बटे में क्या हो जाएगा 25 बचा हुआ है यहाँ पे और 10 की पावर माइनस 4 यहाँ बचा हुआ है, 1000 यहाँ बचा हुआ है, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100। आंसर कितना है 4 तियाँ 12। आंसर क्या हो जाएगा 4 तियाँ 12। अब देखो 10 की पावर माइनस 4 है, ऊपर जाएंगे प्लस 4 हो जाएंगे, 10 की पावर प्लस के 3 है, ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। 10 की पावर 9 प्लस में थे, 10 की पावर माइनस 6 प्लस में माइनस में थे, ये वाले माइनस 4 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर माइनस माइनस थे प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस प्लस के थे तो माइनस के हो गए। अब इसको बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 12 गुणे, ठीक है 10 की पावर प्लस के 9 है प्लस के 4 हैं तो 9 4 13 हो गया। या फिर एक चीज देखो माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का 6 माइनस का 3 दोनों आपस में जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी माइनस के 9 हो जाएंगी, प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा और आंसर आएगा 10 की पावर प्लस का 4। कितना आएगा 10 की पावर प्लस का 4 बचेगा, बाकी सब बर्बाद हो जाएगा, 12.4 बचेगा। आंसर मैच कर लेते हैं कितना आया है। आंसर यहाँ पे दोस्तों आ रहा है 1.2 आ रहा है, 1.2 और 10 की पावर 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। आप क्या करेंगे ये वाला 10 यहाँ ले आओ, पॉइंट लगा दो यहाँ पे और गुणे 10 की पावर ये वाला 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक पावर है 4 और एक मिलके कितनी हो जाएंगी 5, तो आंसर आ गया इतना। और ये है क्या वैद्युत क्षेत्र, तो ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसको छापो कि आगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं समझ में आते होंगे। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाए हुए वीडियोज अर्थात हम जो ये अप्रोच है पढ़ाने का ये आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कर दें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं। और अगर पसंद आते हैं तो आप अपने मित्रों तक इस चीज़ को शेयर कर दें, ताकि उनका भी इस मतलब उनका भी क्या हो सके फ़ायदा हो सके, क्योंकि फ्री में ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराई जा सकती हैं। जो बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते हैं वो भी ये चीज़ें सीख पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को क्या करें अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। इतनी आपसे गुजारिश भी है और रिक्वेस्ट भी है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।